आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टेंशन पुली ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड अब तक हम लोग जितना पढ़ा उसको हम लोग आगे में उसका यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा भी आएगा आप लोगों को। एंड पिछले वीडियो से जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ हो, जो भी आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं वहाँ पर आपका कमेंट देख लूँगा और उसके बाद आपका डाउट भी सॉल्व कर दूँगा। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू टॉपिक। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ये सवाल आपका एक यूरोडॉप का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपका एक मास रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। यहाँ से आपको एक फोर्स अप्लाई किया गया है एट एन एंगल अल्फा डिग्री पे, और इस फोर्स जो लग रहा है आपका, ये फोर्स आपका वेरिएबल फोर्स है बी टी। बी आपका कांस्टेंट है। एट टी इज इक्वल टू 0 पे, एट टी इज इक्वल टू 0 ब्लॉक आपका रेस्ट पर है। ओके, टी इज इक्वल टू 0 पे आपका ब्लॉक क्या है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन रेस्ट पर है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैपिटल M when it's start to move on it। अगर जैसे t इक्वल टू 0 पर आपका इनिशियली रेस्ट पर था, जैसे ही आपका t इक्वल टू 0 प्लस पर अगर जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी वगैरह आएगा ही आएगा। तो उस कंडीशन में आपका अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा ब्लॉक का। तो देखो, करना कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, करते जाना है। पहले क्या करेंगे कि इस ब्लॉक का हम लोग एफबीडी बना लेते हैं। इस ब्लॉक का हम लोग एफबीडी बना लेते हैं और नेट फोर्स का, और इस पर नेट फोर्स जो लग रहे हैं उसका हम लोग पहले क्या कर लेंगे, इक्वेशन वगैरह लिख लेंगे। उससे पहले जो फोर्स लग रहा है आपका अल्फा डिग्री पे, तो पहले मैं इस बॉडी का एफबीडी में अगर बनाता हूँ तो इस वाले डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस अल्फा होगा एंड इसके वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, एफ साइन अल्फा होगा। ओके। अब इस पर और कौन सा फोर्स लग रहा था, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था mg। ओके, एक mg लग रहा था, तो यहाँ पर एक नॉर्मल इसका आएगा। अगर मैं, और चूंकि ब्लॉक पर जब फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा तो मूव तो डेफिनेटली इधर ही करेगा, तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ये होगा। अगर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन ये होगा ही होगा। तो अगर मैं बोलूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा इस बॉडी पर, तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि एफ कॉस अल्फा, पीछे में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था और इनिशियली आपका कोई भी यहाँ पर फ्रिक्शन लेस है, आपका कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एफ कॉस अल्फा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन है, और एफ आपका क्या है, बीटी है। ओके, बीटी कॉस अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब बताओ कि एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं। हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर है या कोई पोजीशन है, अगर पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, एंड उसको, और वेलोसिटी को अगर हम लोग अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि बी टी कॉस अल्फा एम
एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv/dt लिख सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप dt को इधर लेके आ जाओ और m को भी इधर लेके आ जाओ। cos अल्फा b एंड m आपका कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि b cos अल्फा बटा m एंड यहाँ पर आपका क्या होगा t dt। ओके, दोनों साइड आप इसको इंटीग्रेट कर लो, यहाँ से आपका dv का इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 से, चूंकि स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 से v, t इक्वल टू 0 से t टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि b cos अल्फा बटा m और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा t² 2 होगा और यहाँ से v² 2 होगा, सॉरी dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ से वेलोसिटी जो है आपका वो टाइम का फंक्शन आ रहा है। तब अच्छा, वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन आ रहा है, अच्छा अब इस वाले ब्लॉक पर देखिए, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ इसके वर्टिकल डायरेक्शन में, नॉर्मल के डायरेक्शन में मैं अगर फोर्स बैलेंस इक्वेशन अगर लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि n और mg तो इक्वल ही होंगे, और चूंकि n ये दोनों इक्वल है, नॉर्मल आपका f साइन अल्फा ही है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि f साइन अल्फा जो है आपका वो आपका mg है, और चूंकि f आपका क्या है bt है, टाइम का फंक्शन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि bt साइन अल्फा और यहाँ पर आपका हो जाएगा mg। अब यहाँ से मैं t को निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से t को जब निकालूंगा तो mg/b साइन अल्फा होगा। ओके, यहाँ से t निकल के आ गया, आप इस t को यहाँ डाल दो, सिंपल, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। तो b cos अल्फा बटा m यहाँ हो जाएगा, अगर मैं t के जगह पर मैं डालूँ तो मैं यहाँ m² g² एंड यहाँ से हो जाएगा b² एंड sin² अल्फा और यहाँ से v हो जाएगा। ओके, तो आपका एक m से एक m गया और एक b से एक b गया, तो फाइनल आपका वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, तो जो आपका वेलोसिटी जो निकल के आ रहा था आपका हो जाएगा क्या b mg² cos अल्फा, mg² cos अल्फा बटा b साइन अल्फा स्क्वायर। तो आफ्टर अगर जैसे ही मूव करना चाहेगा t इक्वल टू 0 प्लस पे, तो इस पार्टिकल की, इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी आपका वो होगा। तो कुछ नहीं, बस फोर्स बैलेंस इक्वेशन, बस यहाँ पर कुछ देखना था और इस क्वेश्चन को समझना था, बाकी सारा काम एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल और आएंगे, फ्रिक्शन के साथ आएंगे, सेम सवाल रहेंगे, फ्रिक्शन लगा दिया जाएगा, उसके बाद फिर फ्रिक्शन का एक और रोल वहां पर होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं टेंशन की तरफ। टेंशन क्या होता है, उस पर आते हैं। तो टेंशन कौन वाला टेंशन है, दिमाग वाला टेंशन नहीं है। ये टेंशन आपका, टेंशन एक प्रकार का फोर्स ही होता है। मैंने बताया था टाइप्स ऑफ फोर्स में, कांटेक्ट फोर्स का डेफिनेशन में टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स ही है। तो टेंशन आपका फोर्स है, टेंशन फोर्स है जो आपका कहाँ पर होता है, रस्सी में आती है। ओके, टेंशन आपका रस्सी में आती है, स्ट्रिंग में आती है। ओके, तो टेंशन हम लोग जो पढ़ेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो पहली बात कि मैं बोलूं कि टेंशन एक तरह का, अगर मैं रस्सी को अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं तो उस पर जो टेंशन, उसमें जो जब आप खींचोगे ना तो उसमें एक टेंशन फोर्स जनरेट होगा। ओके, तो टेंशन एक तरह का आपका पुल फोर्स है। कैसा है, इट इज अ पुल फोर्स। और चूंकि हम लोग जब टेंशन जब पढ़ते हैं तो टेंशन इन स्ट्रिंग में जब पढ़ते हैं
तो स्ट्रिंग का मास आपको मास 0 लेना पड़ेगा, मासलेस लेना पड़ेगा। जब भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे तो स्ट्रिंग में अगर स्ट्रिंग का मास अगर 0 रखेंगे, 0 रख के ही सवाल करेंगे, उसमें आपको मास लेना नहीं है, मासलेस लेना है। और दूसरी बात, पहली बात कि टेंशन का जो मास होगा वो आपका मासलेस होगा। और तीसरा क्या होगा इसमें कि आपका इनएक्सटेंसिबल होगा। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता ये है कि अगर आप एक रस्सी को खींच रहे हो तो उसकी जो नेचुरल लेंथ है ना, लेंथ वही रहने वाली है। अगर आप उसको खींचोगे तो ऐसा नहीं कि अगर एल लेंथ है तो L/2 12 हो जाएगा, नहीं, उसकी जो नेचुरल लेंथ है, लेंथ वही रहने वाली है। अगर आप उसको एल लेंथ से ज़्यादा खींच लेते हो तो रस्सी टूट जाएगी डेफिनेटली, इसलिए उसको इनएक्सटेंसिबल मानेंगे। ओके, आप इसको ऐसा समझो कि स्प्रिंग जैसा है। स्प्रिंग जैसा तो नहीं, बट स्प्रिंग से कंपेयर मत करो। बस आपको एक चीज़ याद रखना कि इसको हम लोग उसकी नेचुरल लेंथ से एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका इनएक्सटेंसिबल होता है, मासलेस होता है, और हम लोग स्ट्रिंग में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जैसे मैं बोलूं कि एक वॉल के सहारे स्ट्रिंग है, इसमें आपका इधर की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक स्ट्रिंग है जिसमें आपका 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अगर कोई रस्सी को अगर आप इधर खींचोगे ना तो उसमें टेंशन, पहली बात कि अगर कोई रस्सी है ना तो रस्सी में आपका जो टेंशन होगा, टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द स्ट्रिंग होगा। अगर मान लेते हैं कि इधर की तरफ अगर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर में आपका एक टेंशन लगेगा। ओके, तो जब आप रस्सी में टेंशन पर बात करोगे ना तो ये आपका अलोंग द स्ट्रिंग लगते हैं, मतलब कि इसका डायरेक्शन एक तरह का होगा, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा तो अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग ही आपका टेंशन फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन आपका ऐसे हो गया। अगर मैं बोलूं कि अगर ये वाला इस तरह से आपका 20 न्यूटन से खींचा जा रहा है एक वॉल के सहारे, इसमें टेंशन आपका कितना होगा? चूंकि आपका ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टेंशन कितना होगा? 20 न्यूटन होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि टेंशन आपका इससे कुछ और होगा, टेंशन 20 न्यूटन ही होगा। और टेंशन में हम लोग जब भी टेंशन का स्ट्रिंग में अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपका अलोंग द स्ट्रिंग लगेंगे टेंशन, ठीक है। अगर आप रस्सी को खींच रहे हो 20 न्यूटन से तो उसके अपोजिट में, उसके अगर इधर की तरफ आप 20 न्यूटन से खींच रहे हो तो इसके अपोजिट में एक टेंशन फोर्स आएगा, टेंशन जनरेट होगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि जैसे मान लो कि इधर आप इसको 20 न्यूटन से खींच रहे हो, स्ट्रिंग है आपका, और इधर भी आप एक 20 न्यूटन से खींच रहे हो, तो टेंशन कितना होगा? रस्सी है, आप इधर भी टेंशन 20 न्यूटन से खींच रहे हो और इधर भी टेंशन 20 न्यूटन से खींच रहे हो, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन कितना होगा? तो कितना होगा? 0 नहीं, 0 नहीं होगा, टेंशन आपका 20 ही होगा। तो 20 कैसे हो गया? इसकी नेचुरल लेंथ तो आपकी एल ही रहने वाली है, नेचुरल लेंथ तो आपकी एल ही रहने वाली है। इसलिए जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर 20 न्यूटन से खींच रहा हूँ तो इधर में एक टेंशन जनरेट होगा T, इधर भी 20 न्यूटन से खींच रहा हूँ तो इधर भी एक टेंशन T जनरेट होगा। बट 20 न्यूटन कैसे हुआ? एक्चुअली उस हिसाब से तो 0 होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे मान लो कि टेंशन के अंदर में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, जब स्ट्रिंग में आपका उसके अंदर में
मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होती है, उसी की वजह से टेंशन आती है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, जैसे मान लो कि इस रस्सी में इधर आप 20 न्यूटन से खींच रहे हो, तो इसमें टेंशन इधर की तरफ लग रहा था, तो इसको चले जाना चाहिए था उधर, बट जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि टेंशन में व्हेनेवर यू अप्लाइड अ फोर्स इन अ स्ट्रिंग देन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज जनरेट द एक्स्ट्रा फोर्सेज। तो इसके अंदर में इसके बगल वाला जो मॉलिक्यूल्स है, इस पर एक फोर्स लगाएगा कि नहीं भाई, अगर आप उधर की तरफ खिंचा रहे हो तो मेरे तरफ भी एक टेंशन लगा दो, तो आप इधर में एक टेंशन लग जाएगा, तो ये फोर्स इसको खींचेगा तो इधर भी आपका एक फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर आपका टेंशन कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। उसी तरह से ये जब खिंचा रहा है इधर की तरफ, तो ये वाला भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, टेंशन लगाएगा, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करेगा। तो उसी तरह से ऐसे करते करते आपका इस तरह से आपका टेंशन क्या रहने वाला है? 20 न्यूटन के 20 न्यूटन ही रहेगा। तो इसके अंदर में इस स्ट्रिंग के अंदर में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होता है, और वो एक्स्ट्रा फोर्स इसके फॉर्म में आता है, टेंशन के फॉर्म में आता है। अगर आप उसको खींच रहे हो तो उसके अंदर में आपका मॉलिक्यूल जो होगा उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करेगा और उसको भी 20 न्यूटन से खींचेगा। इसीलिए आपका स्ट्रिंग में आपका टेंशन हर जगह इस रस्सी में आपका हर जगह टेंशन सेम ही रहने वाले, डिफरेंट नहीं रहने वाला है। तब तक सेम रहेंगे जब तक कि रस्सी सेम हो। अगर स्ट्रिंग चेंज हो गया तो आपका टेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना कि रस्सी में आपका हर जगह टेंशन आपका जो रहने वाला है सेम ही रहने वाला है, बशर्ते कि उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा या अलोंग द स्ट्रिंग होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होंगे, बट कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। अब जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब जैसे मान लो कि एक मेरे पास मासलेस बॉडी है। क्या है? मासलेस बॉडी है। एक इधर में आपका टेंशन T लग रहा था, इधर T1 T2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसका मास क्या है? आपका 0 है, और इधर की तरफ क्या है? एक्सेलरेटेड है। तो टेंशन तो कौन वाला टेंशन ज़्यादा होगा? कौन वाला टेंशन ज़्यादा होगा? और यहाँ पर मास 0 लिए हुए हैं क्योंकि स्ट्रिंग पर लग रहा है ब्लॉक के थ्रू, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है, ऐसा कोई बॉडी बना ही नहीं है कि उस पर आपका उसका मास 0 है। ऐसा कोई अभी तक सिस्टम बना नहीं है, बट मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पर नेट फोर्स आप लिखो, चूँकि इधर की तरफ आपका एक्सेलरेशन ए है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। तो अगर मैं इस पर फोर्स लिखूंगा नेट फोर्स, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 माइनस T1, मास चूंकि 0 है तो 0 इंटू एक्सेलरेशन ए, और ये मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, कोई वैल्यू ले लो कुछ, तो आपका T1 और T2 क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर मासलेस सिस्टम होंगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा आपका इक्वल होगा। इसलिए मैं स्ट्रिंग के केस में रस्सी में आपका टेंशन सेम हो रहा था, इसलिए हो रहा था क्योंकि आपका वहाँ पर स्ट्रिंग का मास जो था आपका 0 था, मासलेस था, इसलिए उस पे लगने वाले जितने भी फोर्स होंगे आपका इक्वल होंगे, इसलिए टेंशन सेम हो रहा था। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा पूरा इंडिया में, पूरा दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं जो मासलेस हो। बिना मास का कोई सिस्टम है ही नहीं। तो प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल, बट थ्योरेटिकली वी कैन assume and you have to do and you solve the numerical
थ्योरेटिकली। सो तो अगर बिना मास का कोई अगर बॉडी रहेगा, अगर मास उसका 0 है, तो आप उस पर बोल सकते हो कि नेट फोर्स क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो टेंशन से रिलेटेड आप एक प्रॉब्लम और करो। अब जैसे मान लो न्यूमेरिकल देखिएगा आप लोग, एक ब्लॉक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। ये आपका 4 kg का ब्लॉक है, ये आपका 3 kg का ब्लॉक है, आपका ये भी आपका 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और इधर में आपका 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन लग रहा है? 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस रस्सी में स्ट्रिंग S1 एंड S2, इसको आप S1 ले लो, इसको आप S2 ले लो। इस स्ट्रिंग में आपका टेंशन कितना होगा? तो फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग S1 एंड S2। तो S1 एंड S2 में आपका टेंशन कितना होगा? तो इस तरह के सवाल को देखो कैसे करते हैं। पहली बात बताओ कि अगर ये ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, तो अगर इधर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक जाएंगे किधर? ए वाला ब्लॉक डेफिनेटली आगे जाएगा, ए वाला ब्लॉक भी आगे जाएगा, ए वाला ब्लॉक भी एक आगे ही जाएगा। तो क्यों ना, तो मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन डेफिनेटली तीनों का सेम रहने वाले हैं। तो मैं अगर इस जो तीनों ब्लॉक है, इस तीनों ब्लॉक को मैं एक सिंगल ब्लॉक कंसिडर कर लूँ, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि तीनों ब्लॉक को मैं एक सिंगल बॉडी की तरह मैं ट्रीट करता हूँ। तो अगर मैं तीनों ब्लॉक को एक सिंगल बॉडी की तरह अगर मैं ट्रीट करूँगा, तो इधर की तरफ आपका एक्सेलरेशन है, इस पर आपका 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसमें आपका कितना है? 4 + 3 + 3, यानी कि आपका 10 kg का ब्लॉक है, जिस पर आपका एक्सेलरेशन a है। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, तो इस पर नेट फोर्स कितने आपके हैं? 50 = मास आपका है 10 × a। तो आपका एक्सेलरेशन यहाँ से कितना निकल के आ गया? 5 मीटर/सेकंड निकल के आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन का काम हो गया, ठीक है। अब हर ब्लॉक को मैं अलग अलग सिंगल ट्रीट करता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो कि आपको इस तरह के सवाल में अगर जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सब एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट करो और वहाँ से आप उसका एक्सेलरेशन निकाल लो, ठीक है। अब आगे देखिए, एक्सेलरेशन याद रखिएगा 5 मीटर/सेकंड आया है। तो एक्सेलरेशन मेरा कितना निकल के आया है? 5 मीटर/सेकंड आया है मेरा निकल के। तो अगर मैं बोलूँ, अच्छा इस वाले स्ट्रिंग में और इस वाले स्ट्रिंग में अगर मैं बोलूँ दोनों का स्ट्रिंग क्या है? चेंज है। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि अगर अच्छा इधर की तरफ अगर 50 न्यूटन लग रहा है, तो इधर में एक T1 लगेगा, और इधर T1 लगेगा, तो इस ब्लॉक से एक और भी T1 लगेगा, क्योंकि अगर इसको खींचेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स जनरेट होंगे। और उसी तरह से अगर मैं इस वाले, चूंकि ब्लॉक आगे ही जा रहा है, तो मैं बोलूँ, मैंने बोला कि स्ट्रिंग में टेंशन जो होते हैं का डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग होते हैं। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ, चूंकि ये स्ट्रिंग आपका और ये स्ट्रिंग दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें अगर T1 लग रहा है, तो इसमें भी आपका इसमें T2 लगेगा, ना कि T1 लगेगा, क्योंकि आपका स्ट्रिंग चेंज है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबको अलग अलग मैं करता हूँ। तो अपने को पहले मैं क्या करता हूँ कि इस 3 kg ब्लॉक का FBD में बनाता हूँ फॉर 3 kg ब्लॉक। अगर मैं 3 kg ब्लॉक के लिए मैं बात करूँ, तो इस 3 kg पर जो फोर्स लग रहे थे,
इधर में आपका एक T1 लग रहा था, इधर में आपका T2 लग रहा था। जा किधर की तरफ रहा था, ए इधर की तरफ, ए से एक्सेलरेटेड था। अगर मैं इसका इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, इस पर नेट फोर्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होंगे, तो बोल सकते हैं T1, पीछे में आपका माइनस T2, मास आपका है 3 है और एक्सेलरेशन 5 है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से निकल के आ गया। और दूसरा इक्वेशन मैं क्या बोलता हूँ कि मैं इस 4 kg वाले ब्लॉक से काम चला लेता हूँ। तो मैं अगर 4 kg वाले ब्लॉक से 4 kg वाले ब्लॉक पर अगर मैं बोलूँ तो इस 4 kg के ब्लॉक पे, इस 4 kg के ब्लॉक पे इधर की तरफ आपका T2 लग रहा था, पीछे में कोई भी फोर्स नहीं था, ए से आपका एक्सेलरेटेड था। तो T2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, पीछे में आपका 0। तो T2 में आपका नेट फोर्स जो होने वाले हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 4 है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि T2 कितना होगा, 4 इंटू एक्सेलरेशन आपका कितना है, 5 है। तो पंचों का 20 न्यूटन। तो T2 आपका 20 न्यूटन है। तो मैं यहाँ से T1 माइनस, तो मैं T1 इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ कि 3 ए एक्सेलरेशन आपका 5 है, प्लस T2 आपका कितना आया है, 20 न्यूटन आया है। तो यहाँ से आपका T1 पंक्ति आई 15 प्लस 20 दैट इज 35 न्यूटन। तो T1 और T2 निकल के आ गए। तो ऐसे ही करना है, इसी तरह से सवाल को करना है। पहले आप उसको सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट करके आप एक्सेलरेशन निकाल लो, आप इसमें चल जाओ या इसके थ्रू चल जाओ। दोनों में आप क्या कर लो कि अलग अलग उसका नेट फोर्स, उसका एफबीडी बनाओ और वहाँ से आप इक्वेशन, वहाँ से आप सिंपली आप उसको कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बस याद रखना कि स्ट्रिंग चेंज है तो टेंशन डिफरेंट होंगे। सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट स्ट्रिंग के लिए सेम टेंशन। तो आपका स्ट्रिंग चेंज होंगे तो टेंशन भी चेंज होगा। एक चीज याद, इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखो ऐसा ही सवाल अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, एक और सवाल देखो इस पर करवाता हूँ। अब आप इसको आपका 4 7, इसको ले लो आप 3 kg 4 kg 3 kg, ऊपर में आप ले लो 100 न्यूटन। ओके, ठीक है, 100 न्यूटन लग रहा है आपको। ऊपर में आपका फोर्स 100 न्यूटन है। इस स्ट्रिंग S1, आपका स्ट्रिंग S2 है, आपका स्ट्रिंग S3 है। 3 स्ट्रिंग यहाँ पर है इस तरह से, 3 kg 4 kg एंड 3 kg आपका ब्लॉक इस तरह से कनेक्टेड है। तो फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग S1 S2 एंड S3। S1 S2 एंड S3 में आपका टेंशन बताना है। तो पहले देखो क्या करेंगे, पहले टेंशन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, पहले टेंशन को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। देखो इसमें आपका पहली बात कि यहाँ से एक चीज़ और बहुत सिंपली देखा जा सकता है कि अगर ये 100 न्यूटन से ऊपर में लग रहा है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपका टेंशन जो होगा ऐसे लग रहा होगा ब्लॉक से। तो कभी भी टेंशन जब लगता है ना तो ब्लॉक से अपोजिट ही लगेगा। अगर ब्लॉक को खींचा जा रहा है तो टेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे। और इधर में आपका टेंशन T ऐसे लगेगा T1। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एक चीज़ तो बोल सकता हूँ कि T1 चूंकि 100 न्यूटन से खींचा रहा है तो मैं यहाँ से T1 को तो मैं 100 न्यूटन बोल सकता हूँ, कोई बोलने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इधर में T1 है तो मैं इधर में बोल सकता हूँ कि देखो ब्लॉक से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। तो यहाँ भी आपका एक T2 लगेगा,
इसमें T2 लग रहा है, तो यहाँ चूंकि आपका स्ट्रिंग डिफरेंट है तो यहाँ पर भी आपका T3 लगेगा। तो इसमें आपका T2 इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में आपका T3 एंड T3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि इसको आप एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करो। तो अगर मैं इसको सिंगल ब्लॉक की तरह अगर मैं ट्रीट करूंगा, और चूंकि 100 न्यूटन से ऊपर में ब्लॉक ऊपर में जा रहा है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए ही होगा, और सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन मतलब कि अपवर्ड ही होगा, ऊपर में ही जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंगल बॉडी की तरह अगर मैं ट्रीट करता हूँ, ओके, तो सिंगल बॉडी की तरह अगर मैं इसको अगर ट्रीट करता हूँ, तो इस पर आपका एक 100 न्यूटन लग रहा था, और 3 kg, 4 kg और 3 kg, यानी कि 10 kg। तो 10 kg हो गया, और चूंकि इधर की तरफ आपका एक्सेलरेटेड है, तो ऊपर में 10 kg का है, तो नीचे में आपका कितना लगेगा? नीचे में फोर्स जो लग रहे थे 10 G लग रहे थे, मतलब कि 100 न्यूटन लग रहे थे। आप इसको क्या करो कि 150 न्यूटन ले लो। कितना ले लो? 150 ले लो। तो ऊपर में आप डेटा थोड़ा चेंज कर लेते ना, तो सवाल थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो आपका 150 न्यूटन, तो T1 आपका 150 ही रहेगा। तो यहाँ से ऊपर में 150, नीचे में 10 G, मतलब 100 न्यूटन जा रहा था ऊपर में। तो इस ब्लॉक का नेट फोर्स कितना होगा? तो इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स होंगे आपका, तो ऊपर में आपका हो जाएगा 150 माइनस नीचे में आपका 100, मास आपका 10 है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपका यहाँ से 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, यानी कि यहाँ से एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। ओके, अगर मैं इसको सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट करूंगा तो मेरा जो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, और चूंकि सब सेम ही, सब सारे ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से ही जा रहे हैं, तो मैं हर इंडिविजुअल बॉडी के लिए, हर इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए मैं उसका एफबीडी में उसका नेट फोर्स उसको मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि इस T3 पर आप सिर्फ इतना पोर्शन पर आप इसका नेट फोर्स लिख कर बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा? 3 kg ब्लॉक के लिए देखिए यहाँ पे, तो 3 kg ब्लॉक पर ऊपर में एक लग रहा था T3, नीचे में आपका लग रहा है कितना? 3G, और ये एक्सेलरेटेड कितना है? ऊपर में ये एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानोगे, तो इसमें आपका इक्वेशन जो निकल के आएगा, T3 माइनस 3G, नीचे 3G मतलब 30, मास आपका 3 इंटू एक्सेलरेशन आपका 5 है। तो मैं यहाँ से T3 में लिख सकता हूँ 15 प्लस 30, यानी कि आपका हो जाएगा 45 न्यूटन। समझ में आई बात? अच्छा, T3 आ गया। अब मैं 4 kg पर बात करूँ, इस 4 kg पर, तो इस 4 kg वाले ब्लॉक पर, इस 4 kg वाले ब्लॉक पर ऊपर में क्या है? T2 है, नीचे में क्या है? T3 है। ठीक है, और अपवर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानो। तो इस पर अगर आप इक्वेशन लिखोगे, तो मैं बोलूँगा कि ऊपर में आपका T2 माइनस T3, और चूंकि मास आपका 4 है, एक्सेलरेशन आपका कितना है? 5 है, तो मैं T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का 20 प्लस T3 कितना है? 45 न्यूटन। तो T2 कितना निकल के आ गया आपका? 65 न्यूटन। तो यहाँ से आपका T1 आपका 150 न्यूटन, T2 आपका कितना आया? 65 न्यूटन, एंड T3 आपका कितना आया? 45 न्यूटन। तो इस तरह के सवाल को सिंपली ऐसे ही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिविजुअल हर ब्लॉक के लिए आप उसका एफबीडी निकालो, सबको एक सेम ब्लॉक मान के सारे को सेम एक्सेलरेटेड से करके उसका एक्सेलरेशन निकालो, और इंडिविजुअली आप उसका टेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसको बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 4, एक देखिए यहाँ से वॉल है आपका, क्या है, वॉल है, ठीक है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और ये आपका इस तरह से स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रिंग का लेंथ 5 है और ये वाला 4 है, ये वाला ले लो आप 3। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका 3 मीटर है, 5 मीटर है और इधर में एक फोर्स से आपको खींचा जा रहा है, F फोर्स से। तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक 4 kg एंड टेंशन। ओके, 4 kg का ब्लॉक आपका इस स्ट्रिंग, ये आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से आपका ऐसे कनेक्टेड है। इधर में इसको F फोर्स से आपको इसको पुल किया जा रहा है और इस वॉल से इस ब्लॉक का डिस्टेंस आपका 3 मीटर है। तो आपका F एंड इस स्ट्रिंग में आने वाला टेंशन क्या होगा, समझ में आ गया? ठीक है, तो करेंगे इस तरह के सवाल, देखो कैसे करेंगे। सिंपल सवाल है, FBD का ही है, सिंपल, चूंकि ब्लॉक आपका तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ही है आपका। तो इस तरह के सवाल को देखो कैसे करना है। पहली बात कि अगर मैं बोलूं कि अगर, अच्छा पहली बात कि देखो आप ये वाला एंगल बता पाओगे क्या? अगर ये वाला 3 है, ये वाला 5 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50, 25 माइनस 3, यानी ये वाला 4 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि साइन 4/5, यानी अगर मैं साइन 53 डिग्री आपका 4/5 होता है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा, 53 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, तो एंगल निकल के आ गया। अब काम हो जाएंगे। तो पहली बात कि इस ब्लॉक से इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, ओके। इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहे थे, नीचे में आपका एक 4G लगेंगे, यानी कि 40 न्यूटन ही लगेगा, और आपका इधर की तरफ F तो है ही, F से उसको खींचा ही जा रहा है। तो इस ब्लॉक पर अगर मैं इसको एनालाइज करूं, इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक पर क्या क्या लग रहा था, इधर में आपका एक टेंशन लग रहा था, ओके। इधर में आपका एक F फोर्स से लग रहा था। ये वाला एंगल चूंकि 53 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपका 53 डिग्री है। तो इस T का, इस टेंशन का एक कंपोनेंट इसके वर्टिकल में कितना होगा और इसके हॉरिजॉन्टल में कितना होगा? तो इसके वर्टिकल, इसके हॉरिजॉन्टल में तो आपका T cos थीटा और वर्टिकल में T sin थीटा, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपका 4 kg पर नीचे में जो फोर्स लग रहा था दैट इज द 4G, मतलब आपका 40 न्यूटन लग रहा था। अभी चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो आप इसके वर्टिकल डायरेक्शन को बैलेंस करो। तो अगर मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स जितने भी लग रहे थे तो मैं बोलूँगा कि T sin 53 डिग्री इज इक्वल टू में 40 न्यूटन, ओके। तो यहाँ से आपका टेंशन कितना होगा, साइन 53 डिग्री आपका हो जाएगा 4/5, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10, यानी कि आपका टेंशन कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन का टेंशन आपका लग रहा है। अगर टेंशन 50 न्यूटन है तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिख लो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि आपका F कितना है, T cos थीटा, तो T cos 53 डिग्री ना,
टी कॉस 53 डिग्री। तो यहाँ से फोर्स टी कॉस 53 डिग्री आपका कितना होता है 3/5। तो यहाँ से आप 3/5, और चूंकि यहाँ से टेंशन आपका 50 न्यूटन है तो यहाँ 3/5 यानी कि 10, तो 10 × 33, तो यानी कि फोर्स कितना लग रहा था 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। कुछ करना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, एंगल वगैरह अपने को निकाल लिए। फिर उस टेंशन जो था उस टेंशन का मैंने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके मैंने फोर्स बैलेंस इक्वेशन कर लिया, पहली बात। दूसरी बात कि जब कभी भी हम किसी भी अगर मैं टेंशन का कंपोनेंट करूं तो कंपोनेंट करने का एक और भी मेथड होता है। आपका ये फाइनल आंसर हो गया, सटीक कंप्लीट है। मैं बोलूं कि जब कभी भी अगर आपको कंपोनेंट करना है इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो जो आपका पहली बात की कंपोनेंट करने के लिए 2 वर्टिकल लाइन अपने को खींचना है, ऐसे एंड ऐसे 2 परपेंडिकुलर लाइन अपने को खींच लेना है। और जो लाइन पर नहीं है अगर कंपोनेंट करना है, तो जो लाइन पर नहीं है उसका हम लोग क्या कर लेंगे कंपोनेंट कर लेंगे। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट में तो 2 वर्टिकल लाइन में आपका ही तो लाइन पर था तो इसको करेंगे नहीं, बस ये वाला ही लाइन पर नहीं था टेंशन। तो जो लाइन पर नहीं है कंपोनेंट करने का सिंपल तरीका है, 2 आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, जो लाइन पर है उसको नहीं छेड़ेंगे, जो लाइन पर नहीं है उसको छेड़ेंगे। तो जो लाइन पर नहीं है मतलब कि ये वाला लाइन पर नहीं था, तो आप इसका कंपोनेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में करके फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखो, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का सवाल आपका हो गया खत्म। तो सिंपली आप इसको ऐसे कर पाओगे। अगर कभी भी प्रॉब्लम हो कंपोनेंट करने में, देन you draw a 2 perpendicular line, and if there is no and if anyone is not in a line then do the component। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है कंपोनेंट के लिए। तो इस तरह के सवालों को आप ऐसे करोगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इस तरह के सवाल को, ऐसा ही टाइप के सवाल है, आप उसको करिएगा। वॉल है, क्या है आपका वॉल है, एक वॉल है आपका, फोर kg का ब्लॉक है, ऐसे ही आपका स्ट्रिंग है, और ऐसे आपका स्ट्रिंग है, और यहाँ से 50 डिग्री पर आपको इस तरह से सब इसको मतलब टाइटली इसको बाउंड करके मतलब इसको होल्ड करके रखा गया है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन और इस स्ट्रिंग में टेंशन, ये आपका S1 ये आपका S2। तो फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग S1 एंड S2, ठीक है। तो आपका इस ब्लॉक पर से जो रस्सी से इसको खींच रहा है दोनों साइड से, ये आपका वॉल है दोनों साइड से, तो इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में आपका टेंशन क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कीजिए। और अगर कुछ आगे के भी, अगर आज की वीडियो में कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आप इसको सोल्व कर पाओ तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर मतलब वहाँ आप डालो, मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग पुली ब्लॉक के सवाल, साथ में पुली आएंगे, स्ट्रिंग भी आएंगे, सारे आएंगे, धीरे धीरे आपका फ्रिक्शन भी आएगा। तो मोस्ट ऑफ द लगभग 5 से 6 में आपका लेक्चर में आपका NLM ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद फिर हम लोग कहाँ से वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।